हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हम ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की है। तो ज्योग्राफी मैं नहीं चाहती कि आप कभी ज्योग्राफी में आ जाओ, कभी हिस्ट्री में आ जाओ, कभी सिविक्स में आ जाओ। तो हम कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर पहले ज्योग्राफी को कवर करेंगे, फिर हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर हम सिविक्स को कवर करेंगे। इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे अपना कंप्लीट सिलेबस। तो यहाँ पर जो हम कल पढ़ रहे थे सौरमंडल के बारे में, कल हमने पढ़ा था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर नोट्स बनाने का मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगी आपको। तो खगोलीय पिंड की बारे यहाँ पर में बात करेंगे। खगोलीय पिंड क्या होता है? तो खगोलीय पिंड क्या होता है, सभी को इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। जो सूर्य होता है और चंद्रमा होता है, और चंद्रमा के साथ साथ वे सभी वस्तुएं जो रात के समय, कब? रात के समय आकाश में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तो सूर्य तो दिन में चमकता है, चंद्रमा हमारा रात में चमकता है, तो ये होते हैं खगोलीय पिंड। इन सभी को खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इनका अपना प्रकाश होता है। क्या इनका अपना प्रकाश होता है? यस, हाँ, खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश होता है। और जैसे इसमें क्या आ जाता है, तारा होता है और सूर्य होता है, इन सभी का अपना प्रकाश होता है। और सूर्य भी एक तारा है जो गैसों से बना हुआ है, जैसे कि मैं कल बता चुकी हूँ। सामान्य रूप से ग्रहों की चाल, वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं ज़्यादा लिखूंगी नहीं, मैं आपको बोल के बताऊंगी ताकि आपको याद हो जाए। 1 से 2 बार वीडियो सुन लोगे तो सारे क्वेश्चन साथ साथ लर्न हो जाएंगे। सामान्य रूप से जो क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। सामान्य रूप से जो ग्रहों की चाल होती है, ग्रहों की चाल कैसी होती है? ग्रहों की चाल होती है पश्चिम से पूर्व होती है। साथ साथ आप नोट्स बना लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो, नहीं तो वीडियो को सुनते रहिएगा। सामान्य रूप से ग्रहों की चाल है पश्चिम से पूर्व होती है, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं। कौन से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी चाल हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी पूर्व से पश्चिम। याद रखिएगा, 2 ग्रहों की चाल हमारी पूर्व से पश्चिम होती है। और दोनों ग्रहों के नाम याद रख लीजिए, शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं। शुक्र मतलब वीनस और अरुण क्या होता है? ये होता है हमारा यूरेनस। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी चाल कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम। बाकी ग्रहों की चाल पश्चिम से पूर्व होती है। याद रखिएगा, पृथ्वी की हम यहाँ पर पूछ सकते हैं, पृथ्वी की जो है क्या, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है या ग्रहों की पृथ्वी की चाल कितनी क्या है? पूर्व से पश्चिम नहीं है, पश्चिम से पूर्व है। ये कल मैंने क्लियर किया था आपसे। जो सूर्य है वह घूमता है पूर्व से पश्चिम, लेकिन पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व। ट्रिक मैं कल की क्लास में बता चुकी हूँ, तो रिपीट नहीं करूँगी। मैं आपका टाइम यहाँ पर बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। एक जो है हमारे वर्ड में एक क्वेश्चन का आंसर बनता है, तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर करते चलेंगे। नक्षत्र मंडल की बात करते हैं। नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल की बात करते हैं तो यह तारों द्वारा बनाई गई आकृति होती है। कैसी होती है? तारों के द्वारा बनाई गई आकृति, ये होती है नक्षत्र मंडल। और इसमें क्या है, नक्षत्र मंडल में एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है अर्सा मेजर, ये याद रखिएगा, यह एक नक्षत्र मंडल की आकृति है। और या इसे कह सकते हैं बिग बियर भी इसको कहते हैं। ये है अर्सा मेजर तथा बिग बियर, ये हमारे क्या है? नक्षत्र मंडल हैं। और बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला जो है नक्षत्र मंडल क्या है? बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। आसानी से क्या पहचानने वाला? पहचाने जाने वाला क्या होता है? यह होता है सप्तऋषि, इसको कह सकते हैं सप्तऋषि। और क्या कह सकते हैं इसे? स्मॉल बियर, या इसे स्मॉल बियर भी कहते हैं। ये ऐसा आकृति है, नक्षत्र मंडल है, जिसको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका नाम। फिर बात आती है ध्रुव तारे की। ध्रुव तारा है, यह उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। उत्तर दिशा में हमेशा दिखाई देता है। और इसको पहचानने के लिए हम
7 तारे बने होते हैं, उनमें से एक तारा होता है उत्तर की दिशा में। तो इस तरह से आकृति कुछ बनी होती है इसकी। तो ये सबसे अलग होता है ध्रुव तारा, इससे हम पहचान सकते हैं इसको। तो ये इस तरह से बना हुआ होता है। और यहाँ पर सप्तऋषि की जो सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर कल मैं करवा चुकी हूँ, वो मैं लिख कर नहीं बताऊँगी, ध्यान से सुनिएगा। बृहस्पति और शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि और एक यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले होते हैं। छल्ले किनके चारों होते हैं ये पूछा जा सकता है। तो इनके चारों ओर छोटे छोटे छल्ले होते हैं और इसमें अनेक छोटे छोटे पिंड भी बने होते हैं, ठीक है, जिसे पट्टियां भी कहते हैं। और कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता, तो उसमें क्या खगोलीय पिंड आता है जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है? तो ग्रह ऐसे हैं इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है कि किन का अपना प्रकाश नहीं होता है? तो ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, तारे का अपना प्रकाश होता है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। अगर ग्रह की बात ही कर ली है तो ग्रह बनता है प्लैनेट। प्लैनेट जो होता है, प्लैनेट ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा ये भी पूछा जा सकता है। यह ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है? प्लैनेटाई शब्द से बना है। तो ये याद रखिएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक और परिभ्रमण में अंतर आपको याद रखना पड़ेगा। परिभ्रमक क्या है? अर्थात क्या है? चारों ओर घूमने वाला। राइटिंग पर मत जाइएगा, लेकिन यहाँ पर हम एक एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन को क्लियर करके चल रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो प्लैनेट है वो ग्रीक भाषा से लिए हैं और इसका जो वर्ड है ये क्या वर्ड है? प्लैनेटिया, जिसका अर्थ क्या है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, यहाँ पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं। पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री, पूरी सिविक्स करेंगे कवर। तो बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कितना भी पढ़ा लूँ आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल नहीं चल सकता। तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए करें और लाइक कर दीजिए करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बनता है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। सबसे नज़दीक है सूर्य, ठीक है। और यह एक तारा हम कह सकते हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखते हैं तो जो पृथ्वी है वह कैसी दिखाई देती है? वह चमकती हुई दिखाई देती है। चमकती हुई दिखाई देती है। कहाँ से देखने पर? चंद्रमा से देखने पर। तो यहाँ पर चमकती हुई दिखाई देती है। मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से हैं? मैं बार बार ये बता रही हूँ क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। तो मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये है फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस दो हैं। यह है सबसे छोटा क्या है? उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह इसे हम कहते हैं मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस और डिमोस। यह बड़ा है, यह छोटा है। और यहाँ पर हम जो है बुध परिक्रमण सूर्य के चारों ओर कितना 88 दिन में पूरा करता है एक चक्कर सूर्य के चारों ओर बुध। शुक्र करता है 255 डेज में। और यहाँ पर पृथ्वी करती है, ये सारे याद रखने पड़ेंगे आपको, 365 डेज। किसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मंगल जो है, मंगल का है यहाँ पर 687 डेज। और बात करें हम मंगल के बाद बृहस्पति का है 11 साल। सबसे ज़्यादा समय लेता है बृहस्पति। 11 साल 11 महीने और 12 दिन। 11 साल 11 महीने 12 दिन यह बृहस्पति समय लेता है। और शनि लेता है उपग्रह, इसके कितने हैं? शनि के उपग्रह हैं 30 से भी अधिक।
सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं, और शनि के 30 से भी अधिक है। यूरेनस उपग्रह कितने हैं? यूरेनस उपग्रह है 17। याद रखिएगा, यहाँ पर जितने उपग्रहों से रिलेटेड हैं हम साथ साथ कर रहे हैं। नेपच्यून जो है, नेपच्यून ये है परिक्रमण, इसका काल कितना है? इसका सबसे ज़्यादा है परिक्रमण, इसका है 164 साल। 164 साल में ही है चक्कर पूरा करता है। जो चंद्रमा है वह क्या है? उपग्रह है, और इसके यहाँ पर चंद्रमा जो है, चंद्रमा के बारे में कल हम पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। यहाँ पर एक छोटी सी ये जो क्लास है, इसमें हमने ये जितने क्वेश्चन बचते थे सौरमंडल से वो कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है ग्रीक भाषा अंग्रेजी भाषा से ली गई है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया है, याद रखिएगा। और इसमें जियो और ग्राफी, जियो और ग्राफी यानी जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब लिखना, पृथ्वी के बारे में लिखना। तो यहाँ जियो जो है, जियो में अगर हम ये वर्ड जोड़ दें तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। जियो के साथ लॉजी जोड़ते हैं तो होता है पृथ्वी का अध्ययन। किसका अध्ययन? पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन, याद रखिएगा। उसके बाद अगर लॉजी की जगह हम यहाँ मैट्री जोड़ देते हैं, जियोमेट्री में आता है पृथ्वी का मापन। जियोमेट्री में क्या आता है? पृथ्वी का मापन। यहाँ पर आइड जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये हमारा कुछ वर्ड्स हैं, जियो के साथ जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये हो गया ज्योग्राफी, ग्रीक भाषा से लिया गया। जियो और ग्राफी, जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब लिखना, पृथ्वी के बारे में लिखना। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों की। ये हमारा टॉपिक है, ये पूरी हम ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी की गतियाँ देखते हैं अभी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मुझे समय मिलते ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। घूर्णन जो है और परिक्रमण है, दो तरह की गतियां हैं हमारी पृथ्वी की, घूर्णन और परिक्रमण। ये घूर्णन क्या है, अब परिक्रमण क्या है, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अपने अक्ष पर घूमना, अपने ये तो मैं लिख ही देती हूँ, अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना क्या है? हमारी घूर्णन है। और सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? परिक्रमण कहलाती है, याद रखिएगा। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में, सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी अपनी जो गति करती है उसे कहते हैं परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी का अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, जो अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है इसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कक्षीय समतल क्या है। एक एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन बनता है हमारा। कक्षीय समतल अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या है? तो कक्षीय समतल है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है, वह समतल भाग जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कहते हैं कक्षीय समतल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रदीप्ति क्या है। प्रदीप्ति क्या है? प्रदीप्ति वृत्त क्या है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्लोब पर एक वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। किस पर? ग्लोब जो है होता है हमारा, ग्लोब पर वह वृत्त
वह व्रत जो दिन और तथा रात को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है वह है क्या? प्रदीप्ति व्रत। पृथ्वी जो है एक वर्ष में कितने दिन? 365 दिन। 365 1/4 इतने समय में सूर्य का चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। कौन करती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा करती है। कितने? 365 दिन और यहाँ 1/4 मतलब 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे, यानी यहाँ पर हुआ हमारा 4 साल में लीप वर्ष आता है। क्या आता है? कितने साल में? 4 साल में। सभी को पता है 4 साल में लीप वर्ष आता है, जिसमें जो फरवरी है हमारी, फरवरी जिसको बोलते हैं, इसमें हमारे 28 दिन या 29 दिन इस तरह से होते हैं। तो लीप वर्ष 4 साल के अंदर आता है, जिसमें हमारे 29 डेज होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं 21 जून। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाता है हर बार और कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। 21 जून जो है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुकता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को जो है सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर। इस तरह क्वेश्चन आता है। कर्क रेखा पर, कहाँ पर? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। क्या? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं 21 जून को। और इसमें क्या है? ऊपरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। जो ऊपरी ध्रुव होता है, ऊपरी ध्रुव पर क्या? लगातार 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने क्या रहता है? दिन रहता है, लगातार दिन रहता है, लगातार दिन रहता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। क्या होता है? 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात, सबसे लंबी रात। सबसे लंबा दिन होता है यहाँ पर 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद यहाँ पर उत्तरी, इसे क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। ये हुआ 21 जून के बारे में। आगे चलते हैं 21 जून से। 21 जून के बाद यहाँ पर 22 दिसंबर की बात आती है। 22 दिसंबर। आज की क्लास में बस ये डेट करेंगे, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। तो यहाँ से क्वेश्चन 101% आपको पेपर में मिलेगा। 22 दिसंबर को क्या होता है? जो सूर्य की किरणें हैं वह सूर्य की किरणें कहाँ पर? मकर रेखा पर, मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं 22 दिसंबर। याद रखिएगा, 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात होती हैं। तो कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। वहाँ उत्तरी गोलार्ध था, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? लंबे दिन तथा छोटी रात, लंबे दिन तथा छोटी रात इसमें होती है। और इसे दक्षिण अयनांत भी कहते हैं। दक्षिण अयनांत, वहाँ उत्तरी अयनांत कहते थे, इसे दक्षिण अयनांत भी कहते हैं। याद रखिएगा। ये हुआ 22 दिसंबर के बारे में। अब बात आती है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? बराबर के दिन होते हैं। ना तो यह जो है सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? सबसे पहले तो ये जानिएगा, सूर्य की किरणें
विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। याद रखिए 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसे भूमध्य रेखा भी आप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ना तो कोई ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसे विषुव कहते हैं या विषुवत कहते हैं। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध जो है दक्षिणी गोलार्ध में कैसे दिन रहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु कब होती है, 23 सितंबर को। और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये घुमा के दिए जाते हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये करवाए हैं। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, इस तरह से पूछा जा सकता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है 23 सितंबर को। जैसे हम अब उत्तरी गोलार्ध में है, हरियाणा में है तो उत्तरी भाग में है, और दक्षिणी भाग में वसंत ऋतु होती है, हमारे यहाँ सितंबर में शरद ऋतु होती है। 23 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ये भी याद रखिएगा। ये हुए हमारे कुछ डेट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, कब, गर्मी में कहाँ पर मनाया जाता है, क्या, क्रिसमस का पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये हुए हमारे आज की क्लास में, बस इतने ही क्वेश्चंस, इतने ही पॉइंट हम क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, मुझे ज़रा सा भी टाइम मिलेगा तो मैं क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगी साथ साथ, और यहाँ पर हम ये जो है पॉइंट्स क्लियर करके चल रहे हैं ताकि क्वेश्चन को किसी तरह घुमा दिया जाए। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि हरियाणा एचटेट में हमेशा टफ क्वेश्चन डाले जाते हैं, कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं मिलता है। सीटेट के जैसे हमारा ये थोड़ा सा आसान नहीं पड़ता है, मुश्किल रहता है ये पेपर क्लियर करना। ठीक है, लेकिन हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर ये क्लियर होगा हमारा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।